इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। ताइवान में आए भूकंप की तस्वीरें आप सभी ने जरूर देखी होंगी। 7.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के झटके ने ताइवान के साथ साथ जापान और फिलीपींस तक को हिला दिया। एक ऐसा ही जबरदस्त झटका ताइवान से करीब 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर मौजूद टर्की में आया है। लेकिन घबराइए मत, यह झटका भूकंप का नहीं है। फिर से टर्की में भूकंप नहीं आया है। यह झटका आया है देश में हुए लोकल बॉडीज इलेक्शन से, जिसने 20 साल से टर्की पर राज कर रहे एर्दोगन की कुर्सी को हिला दिया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, आपको याद होगा करीब 10 महीने पहले मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन का गेम ओवर होने वाला है। अब टर्की में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले थे। तब कई व्यूअर्स ने मेरे वीडियो पर सवाल भी उठाए थे कि भाई वो तो जीत गए। खासकर पाकिस्तान के कई लोगों ने मजाक उड़ाया था क्योंकि एर्दोगन इलेक्शन जीत गए थे। लेकिन आज मेरी कही वो बात सही साबित हो रही है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भले ही एर्दोगन जीत गए थे, लेकिन वो जीत भी उन्हें कड़े मुकाबले के बाद मिली थी। और उसी वक्त यह तय हो गया था कि एर्दोगन की आने वाला जो वक्त है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। और अब देखिए, सबूत मिल गया। लोकल बॉडीज इलेक्शंस के रिजल्ट्स ने साफ कर दिया है कि टर्की अब बदलाव चाह रहा है और उस रास्ते पर चल पड़ा है। टर्की में एर्दोगन की एके पार्टी का बल फ्यूज हो गया है। जिस शहर में एर्दोगन पले बढ़े, जहां के मेयर रहे, आज उसी शहर ने एर्दोगन को अंगूठा दिखा दिया। जश्न की ये तस्वीरें टर्की के इस्तांबुल की हैं। वही इस्तांबुल जो एर्दोगन का शहर है, वही इस्तांबुल जहां से उन्होंने राजनीति में कदम रखे थे, वही इस्तांबुल जिसके एर्दोगन मेयर रह चुके हैं, वही इस्तांबुल जहां के चुनाव प्रचार की कमान खुद एर्दोगन के हाथ में थी। लेकिन आज उस शहर में एर्दोगन की हार पर खुशी मनाई जा रही है। टर्की पर एक शत्रुराज करने वाले रेचेप तैयब एर्दोगन 20 साल के इतिहास में पहली बार उन्हें बड़ा झटका लगा है। यह 20 साल में एर्दोगन की पहली हार है। दोस्तों, टर्की में तो 10 महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं, जिसमें एर्दोगन की पार्टी एके पार्टी ने जीत हासिल की थी और एर्दोगन तीसरी बार प्रेसिडेंट बने थे। अभी जो टर्की में चुनाव हुए वो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस थे और इन्हीं इलेक्शंस के रिजल्ट ने एर्दोगन को तगड़ा झटका दे दिया है। ना केवल इस्तांबुल बल्कि राजधानी अंकारा और इजमिर समेत देश के 35 शहरों में विपक्षी दलों ने अपना विजय पताका लहरा दिया है। यानी उन शहरों में एर्दोगन की पार्टी को इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा है और ऐसा 20 साल में पहली बार हुआ है। यह है एक्रम इमामोग्लू। एक्रम इस्तांबुल में रिपब्लिक पीपल्स पार्टी यानी सीएचपी के कैंडिडेट थे। इकरम ने इस इलेक्शन में एर्दोगन की एके पार्टी के कैंडिडेट मुरत कुरम को जबरदस्त शिकस्त दी है। इकरम को 51% वोट हासिल हुए हैं और वो मुरत से 10% पॉइंट से आगे रहे। मुरत फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एर्दोगन के बेहद करीबी माने जाते हैं। कैपिटल सिटी अंकारा में सीएचपी के मंसूर यावस ने 60% वोट हासिल कर एकेपी के तुर्गट अल्टिनेक को बुरी तरह से हरा दिया। अब इस तस्वीर को देखिए। ये टर्की के वैन में हुए सेलिब्रेशन की है। वैन में चुनाव नतीजों में धांधली की कोशिश की गई, लेकिन पब्लिक के जबरदस्त प्रोटेस्ट के बाद प्रो कुर्दिश डीईएम पार्टी के अब्दुल्ला जैदान को विजेता घोषित किया गया। टर्की में 81 शहरों में हुए लोकल बॉडीज इलेक्शंस में विपक्षी सीएचपी ने 35 शहरों में जीत हासिल की है। बताया यह भी जा रहा है कि टर्की में विपक्षी दल सीएचपी को मिली यह जीत 1977 के आम चुनाव के बाद अब तक की सबसे शानदार जीत है। 81 में से 35 शहरों में लोकल बॉडीज के इलेक्शंस जीतकर अपोजिशन ने एर्दोगन की कुर्सी हिला दी है। भले ही वो अभी अभी प्रेसिडेंट के चुनाव जीते हों, लेकिन ये जबरदस्त हार उस जीत पर बहुत भारी पड़ने वाली है। इलेक्शन रिजल्ट के बाद इस्तांबुल के मेयर बने इकरम इमोग्लू ने साफ कह दिया है कि इस्तांबुल के 16 मिलियन लोगों ने मैसेज दे दिया है कि बदलाव का वक्त आ चुका है और देश में एक व्यक्ति का शासन खत्म हो गया है। इकरम 2019 में भी मेयर का चुनाव जीत चुके हैं और इस विक्ट्री के बाद वो एर्दोगन के सबसे बड़े कंटेंडर बन गए हैं। इस रिजल्ट के बाद एर्दोगन को भी मानना पड़ा कि यह हार बहुत बड़ी है। अपने पार्टी हेडक्वार्टर की बालकनी से उन्होंने अपने सपोर्टर्स को संबोधित किया। पहले तो उन्होंने इसे देश के लोकतंत्र की जीत बताया, लेकिन ठीक इसके बाद
कई सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के चुनाव में इंटरफेरेंस की बात भी कर डाली। अब सवाल उठता है कि मेयर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये एर्दोगान के पॉलिटिकल करियर का अंतिम पड़ाव है। क्या टर्की के लोकल बॉडीज के इलेक्शंस एर्दोगान के प्रेसिडेंशियलशिप को खतरे में डाल रहे हैं? क्यों इसे एक पार्टी की नहीं बल्कि एर्दोगान की हार बताया जा रहा है? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है। टर्की में लोकल बॉडीज के इलेक्शन का असर बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। ये इलेक्शन पब्लिक का मूड बताते हैं। टर्की में जो रिजल्ट आए हैं उससे साफ हो रहा है कि पब्लिक को एर्दोगान का काम, उनकी नीतियां अब पसंद नहीं आ रही हैं। अब वो एक्सपोज होने लगे हैं। दूसरा ये कि एर्दोगान न केवल टर्की के प्रेसिडेंट हैं बल्कि AK पार्टी के चीफ भी हैं। इसीलिए इलेक्शन में मिली इस हार को एर्दोगान की हार बताया जा रहा है। दोस्तों, अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एर्दोगान की इस हार के पीछे की वजह क्या क्या रही। आपको पता है, जब मेयर इलेक्शन के रिजल्ट आए तो इस्तांबुल की सड़कों पर क्या नारे लग रहे थे? नारे लग रहे थे कि टर्की एक सेकुलर कंट्री है और हमेशा रहेगी। एक्चुअली एर्दोगान टर्की को एक इस्लामिक कंट्री में बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो खुद को खलीफा समझने लगे थे, ऑटोमन एम्पायर की याद दिलाने लगे थे, ऐतिहासिक इमारतों को मस्जिदों में बदल रहे थे। वो ऑटोमन एम्पायर को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। एर्दोगान को दुनिया के मुस्लिम देशों के नेता बनने का भी शौक है। पाकिस्तान, अजरबैजान, मलेशिया, मालदीव्स को अपने पीछे घुमाने वाले एर्दोगान को लगता है कि दुनिया के सारे मुस्लिम देश उसकी सरपरस्ती को कबूल करें। लेकिन टर्की की जनता को ही एर्दोगान का यह कट्टरपंथ पसंद नहीं आ रहा है। ये तो एक वजह हुई, लेकिन एर्दोगान ने तुर्की को बर्बाद करने के लिए केवल कट्टरपंथ का रास्ता ही नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की वाट लगा दी है। और तभी देश की जनता ने भी चुनाव में एर्दोगान की वाट लगानी शुरू कर दी है। पॉल एंटोनोपोलस ग्रीस के अखबार ग्रीक सिटी टाइम्स के एडिटर हैं। पॉल ने अपने एक्स अकाउंट, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर ट्वीट कर टर्की की इकोनॉमिकल क्राइसिस के बारे में बताया है। उन्होंने देश में महंगाई, बैंक इंटरेस्ट, महंगे लोन, लीरा की कीमत का घटना समेत कई पॉइंट्स गिनवाए हैं। तो टर्की के चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर महंगाई का रहा। टर्की में पिछले कई सालों से इन्फ्लेशन रेट आसमान छू रहा है। टर्किश स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के आधार पर ट्रेड इकोनॉमिक्स ने मार्च 2024 का इन्फ्लेशन रेट पब्लिश किया है। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि टर्की का सालाना इन्फ्लेशन रेट मार्च 2024 में बढ़कर 68.5% हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि टर्की के लोग इस वक्त जबरदस्त महंगाई की मार झेल रहे हैं। इसका सीधा असर बैंक लोन के इंटरेस्ट पर भी दिखाई दे रहा है। टर्की में बैंक से लोन लेना मतलब अपने आप को बेचने के बराबर हो चुका है। बैंक लोन का इंटरेस्ट 50% तक हो चुका है। टर्की की खस्ताहाल इकोनॉमी की कहानी उसकी करेंसी लीरा का धड़ाम होना भी बता रहा है। अभी $1 31.5 लीरा के बराबर हो चुका है। ठीक इसी तरह टर्की में बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। टर्की की डेटा के मुताबिक देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 10% तक पहुंच चुका है। यानी एर्दोगान ने टर्की की अर्थव्यवस्था को डुबो दिया। महंगाई और बैंक लोन का इंटरेस्ट आसमान छू रहे हैं। करेंसी जो है लीरा, वो डॉलर के आगे दम तोड़ रही है और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश में असंतोष नहीं बढ़ेगा तो भाई और क्या होगा। लेकिन सवाल उठता है कि एर्दोगान आखिर कर क्या रहे हैं। मैंने पहले ही कहा ना कि एर्दोगान को खलीफा बनने का भूत सवार है। टर्की को सुपर पावर बनाने के लिए वो टर्की की इकोनॉमी को डुबोते जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट करियर बनाने की एर्दोगान की जिद ने देश की अच्छी खासी पूंजी फंसा दी। अब बताया जा रहा है कि यह शिप एयरक्राफ्ट करियर न होकर ड्रोन करियर बन रहा है। इसी तरह 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पर भी तुर्की ने अच्छा खासा पैसा झोंक दिया है। नाटो मेंबर होने के बाद भी एर्दोगान ने रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदे। जाहिर है इससे अमेरिका भड़क गया। उसने टर्की पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। अमेरिका के ये सैंक्शंस पहले से डूब रही टर्की की इकोनॉमी के लिए और भी खराब साबित हुए। लेकिन एर्दोगान ने इसकी परवाह नहीं की। मुस्लिम देशों के खलीफा बनने के एर्दोगान के सपने ने टर्की को बहुत चोट पहुंचाई है। टर्की FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करने के आरोप साबित हो चुके हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी वो इस लिस्ट से बाहर नहीं आ पाया है। इस लिस्ट में जाने का मतलब है और भी कई तरह की पाबंदियां, और इन पाबंदियों ने टर्की की हालत और ज्यादा खराब कर दी है। देश की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, पब्लिक महंगाई के बोझ से मरी जा रही है। लेकिन एर्दोगान को इससे कोई मतलब नहीं है। 2014 में उन्होंने अपने लिए 1100 कमरों वाला विशाल महल बनवाया था। इसकी लागत $615 मिलियन थी।
दावा किया जाता है कि एर्दोगन के इस महल का खर्च 9 लाख लीरा प्रति घंटा है। अब आप सोचिए कि ये अय्याशी नहीं तो और क्या है। खैर, जो एर्दोगन खुद को ऑटोमन एम्पायर का सक्सेसर मानने लगे थे, चुनाव जीतकर तानाशाह बनते जा रहे थे, उन्हीं के देश की जनता ने अपने वोट की ताकत से उन्हें जबरदस्त झटका दिया है। जनता ने बता दिया है कि लोकतंत्र में तानाशाहों के लिए कोई जगह नहीं है। इन चुनाव नतीजों के बाद भले ही एर्दोगन हार की वजहों पर काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एर्दोगन को जानने वाले ये भी जानते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज को बदलने वाले नेताओं में से नहीं है। एर्दोगन आगे भी अपनी ही लाइन पर चलेंगे, भले ही देश को या फिर उन्हें खुद इसकी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। लेकिन एक बात तो तय है कि टर्की के इस चुनाव के बाद अब मजबूत हो चुका अपोजिशन उनकी तानाशाही इतनी आसानी से नहीं चलने देगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो नया, उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, तो मैं फ़ैन कॉल पर अवेलेबल हूँ। ये एक पेड सर्विस है। अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, कोई संदेश देना, कोई सवाल पूछना, तो आप सीधे कॉल बुक कर सकते हैं। उसमें टाइमिंग्स दी हुई हैं और आप मुझसे फ़ैन कॉल के ज़रिए बात कर सकते हैं। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। फ़ैन कॉल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।